अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी एफपीएससी की जॉब्स जो आई हैं अभी रिसेंटली, जिनके लिए आप सबने अप्लाई भी कर रखा है, तो उनकी तैयारी के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूँगी, ताकि हम एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे भी इंटरेक्शन कर सकें और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें। तो अगर आपको अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो चूंकि हमारे सिलेबस में हमारा जो पहला टॉपिक था वो हीट और थर्मोडायनामिक्स के बारे में था, यानी हमारे जो एफपीएससी में एमसीक्यूज आएंगे वो हीट और थर्मोडायनामिक्स में से भी आएंगे। तो हम हीट और थर्मोडायनामिक्स के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। होपफुली हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सारे एमसीक्यूज़ तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा हम सबको ही टॉपिक को जब टच दे लेंगे तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम सबने ही पढ़ रखी है बीएस फिजिक्स में। यहाँ पर आ जाएं। द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू आप सबने ही पढ़ चुके हैं, 1.4 होती है। ओके, तो इसको हमने सबको याद होती है 1.4। नीचे आ जाएं। द in which process all the heat supplied is converted into, let me make it clear. In which process all the heat supplied is converted into work। यानी वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सारी की सारी हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है आइसोथर्मल। तो अगर हम आइसोथर्मल को देखें ना, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं ये चेंज हो रहे होते हैं। मतलब हमारी जो गिवन वैल्यूज होती हैं उनके मुताबिक ये चेंज हो रहे होते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। जब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों कांस्टेंट हैं तो हमारे पास जो जितनी सारी की सारी जो हीट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। इन दोनों के कांस्टेंट होने की वजह से सारी की सारी जो हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम को डिस्कस किया जाता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहाँ तो वर्क ही ज़ीरो होता है। क्यों वर्क ज़ीरो होता है? क्योंकि वहाँ पर ना जो हमारे पास मैटर और एनर्जी होती है ना वो चेंज नहीं होती है, यानी वो बाहर नहीं निकलती है, उस सिस्टम के अंदर ही रहती है। तो उसका जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारे पास वर्क जो होता है वो ज़ीरो होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है और इजेंट्रोपिक में हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। और इन सब में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है हीट का, जिसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी हीट जो होती है वो वर्क में नहीं कन्वर्ट हो जाती। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट था। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिस्क्राइब बाय। तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस है वो हम इसमें से किसके थ्रू बता सकते हैं? एफिशिएंसी के थ्रू बता सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से बता सकते हैं, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफिशिएंसी है ये एक्चुअली क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। एफिशिएंसी हमें बताती है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी उसकी जो स्टेट है वो कितनी अच्छे से स्टेट, उसकी स्टेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देती है एफिशिएंसी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये हमें परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ये हमें एक्चुअली बताता है कि हमारे पास जो हीट है वो कितनी रिलीज हो रही है कोल्ड रेजरवायर से, डिवाइडेड बाय द वर्क डन टू रिमूव द हीट।
और उस हीट को रिमूव करने के लिए कितना काम किया जा रहा है, यानी कोल्ड रिजर्वायर में से कितनी हीट रिलीज हो रही है और उसी हीट को रिमूव करने के लिए कितना काम किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर की, वो तो कोई ऐसी ही चीज़ बता सकती है ना जो हमें बताए कि हमारे पास जो हमारा जो कोल्ड रिजर्वायर है उसमें से कितनी हीट रिलीज हो रही है और जो और उस पर कितना काम हो रहा है उस हीट को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस है वो हमें कहाँ से पता चलती है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से पता चलती है। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। हम सब पढ़ चुके हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? हमने एंट्रोपी का जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है डेल एस इज इक्वल टू क्यू, कैपिटल क्यू ओवर टी, राइट? टेम्परेचर, हीट ओवर टेम्परेचर। तो हमारे पास हीट के हमें पता है यूनिट क्या होते हैं? जूल होते हैं हीट के यूनिट, राइट? और टेम्परेचर के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं? केल्विन होते हैं। हीट के जूल और टेम्परेचर के केल्विन। तो चूंकि टेम्परेचर डिवाइड में है तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में ही केल्विन आएगा, राइट? तो यहाँ पर जो हमारे पास एमसीक्यूज में लगा हुआ है वो है जूल डॉट केल्विन, यानी मल्टीप्लाई में। जबकि हमारे पास तो एंट्रोपी के यूनिट फार्मूला से तो ये बन रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो आपने साइट्स पर जो है वो यकीन नहीं रखना। क्यों? क्योंकि साइट्स पर बहुत सारे एमसीक्यूज जो होते हैं वो गलत लगे होते हैं। तो आपने अपना ही नॉलेज इस्तेमाल करना है जो कि आपने बुक से लिया हुआ है। आगे देखिए, तो इससे हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है, ना कि ए करेक्ट है। ओके, विच क्वांटिटी इज अ स्टेट फंक्शन? तो हमारे पास स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं बीएस में। हमने पढ़े हैं कि ऐसे फंक्शंस जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते उनको हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। ऐसा ही है। तो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, क्या ये पाथ डिपेंडेंट है? ये तीनों पाथ डिपेंडेंट नहीं है। जबकि हमारे पास हीट सप्लाई, हीट का जो सप्लाई होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास ना ही इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है, ना ही प्रेशर पाथ डिपेंडेंट है, ना ही वॉल्यूम पाथ डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब तो क्या है? स्टेट फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो हीट सप्लाई है वो जस्ट पाथ डिपेंडेंट है, तो उसे हम नहीं मानेंगे कि वो स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन गलत लगा हुआ है। इंटरनल एनर्जी इसका आंसर नहीं बनता, बल्कि इसका आंसर ए सी डी तीनों बनते हैं। लेकिन अगर आपको बेटर नॉलेज है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि कोई भी स्टेज जो होती है वो ये नहीं होता कि हमें सब कुछ ही आ गया है। हर स्टेज पर इंसान सीखता रहता है, कभी अपने स्टूडेंट्स से, कभी अपने फेलोज से, कभी अपने टीचर्स से, और कभी टीचर स्टूडेंट्स से। तो जहाँ पर हमें जिसको जो भी गलत लगे तो हमें वहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो नॉलेज है वो वास्ट हो उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि कुछ टॉपिक किसी को अच्छे समझ आते हैं, कुछ टॉपिक किसी को कुछ अच्छे समझ आ जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ पर कोई कौन सा टॉपिक समझा देता है, कोई कौन सा टॉपिक समझा देता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, और हर इंसान जो है वो डिफरेंट चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है। तो किसी का किस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है, किसी का किस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। तो मैं ये नहीं कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हो सकता है इंटरनल एनर्जी हो, लेकिन आपने ज़रूर चेक करना है। यहाँ पर आपने ज़रूर चेक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि क्या मैंने ये ठीक बात कही है या नहीं कही, ताकि मैं भी आपसे सीखूं और आप मुझसे सीखें। पेट्रोल इंजन इज़ अ सीआई इंजन, एसआई इंजन, आईसी इंजन। इसका ऑप्शन तीनों करेक्ट है। पेट्रोल इंजन ये सारे इंजन से मिलकर बना है। पर्पज ऑफ फ्लाई व्हील इन द इंजन इज, फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील जो होता है ये कार में लगा होता है। ये क्या करता है? अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है।
जो ये अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है ना, उसके थ्रू ये हमारे पास जो कार होती है या इंजन होता है उसे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कार होती है वो बिल्कुल स्मूथ चलती जा रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारे ये फ्लाई व्हील खराब होते हैं, तो हमारी जो कार होती है उसे जर्क्स बहुत लगने लग जाते हैं। तो अगर कार में फ्लाई व्हील ना होता तो उसे बहुत ज़्यादा झटके लगते, उसे बहुत ज़्यादा जर्क्स आते, जर्की होती, वो कार जर्की हो जाती। तो यहाँ पर जो पर्पस है ना एक्चुअली फ्लाई व्हील का, वो है टू स्मूथ आउट द एनर्जी वेरिएशन, यानी एनर्जी वेरिएशन को स्मूथ कर देना, कार को किसी भी अम, झटके के बगैर स्मूथ चलते रहना। जब हमारी कार पुरानी हो जाती है ना, तो चूंकि उसके फ्लाई व्हील खराब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा झटके खाने लग जाती है। और जब हम न्यू न्यू कार लेते हैं ना, तो अगर आप देखें तो वो बहुत ही स्मूथली ड्राइव करता है। इंसान जब बम्प आता है ना रोड पर, तो कभी कभी तो वो भी महसूस नहीं होता, तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। लेकिन जैसे जैसे उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा होता है, तो वो फ्लाई व्हील जो होते हैं वो अपनी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को खो देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंजन होता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता, अम, जिसकी वजह जैसे हमारे पास जर्क आते हैं उस पर। तो हमारे पास फ्लाई व्हील का क्या पर्पज़ है? टू स्मूथ आउट द एनर्जी वेरिएशंस। आपको समझ आ रही होगी कि फ्लाई व्हील क्या होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको दोबारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। फ्लाई व्हील क्या होते हैं? ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर उसी एनर्जी को जिसको उन्होंने स्टोर किया है ना, उसी के साथ इंजन को कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, टू स्मूथ आउट द एनर्जी वेरिएशन, यानी एनर्जी वेरिएशन को स्मूथ कर देना, यानी कार को जर्क से बगैर चलवाना। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलवाना। फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन विच कंडीशन शुड वी मेट? तो कहते हैं एक अच्छे हीट इंजन के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक अच्छा हीट इंजन वो होता है जिसमें प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक होता है, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो ज़ीरो होता है। ऐसा ही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है साइक्लिक प्रोसेस, और बी दिया हुआ है ऑपरेटेड एट सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस, यानी एक मखसूस टेम्परेचर डिफरेंस पे चलना। ठीक है, बार बार टेम्परेचर का डिफरेंस का चेंज ना होना। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल ऑपरेशनल जो हीट इंजन होता है ना, उसके लिए हमारे पास ये दोनों कंडीशन मैट करनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन पे उतरना, पूरा उतरना चाहिए उसको। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस को सिर्फ फिलफिल करना चाहिए एक अच्छे हीट इंजन को। वर्क डन इज इन द आइसोकोरिक प्रोसेसेस। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस होते हैं, इनमें जो एनर्जी और मैटर जो होती है वो इन्वायरमेंट के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क ज़ीरो होता है। आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है? वर्क ज़ीरो होता है। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। Adiabatic process is called isentropic process. Adiabatic adiabatic process is called reversible isentropic process, right? लेकिन जो, क्योंकि ये स्टेटमेंट चूंकि अब हमें रिवर्सिबल यहाँ नहीं दिया गया, तो हम इजेंट्रोपिक ही प्रोसेस लगा के आएंगे। अब इजेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जितने भी इजेंट्रोपिक प्रोसेस है वो एडियाबैटिक तो हैं, लेकिन हर एडियाबैटिक प्रोसेस इजेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास हीट का फ्लो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसमें हीट ज़ीरो होती है मेरे ख्याल में। तो अ, अगर यहाँ पर भी मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो हर एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो इजेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि हर इजेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। So these were the MCQs that we discussed today. Hopefully you get the points that I discussed with you.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और मुझे बताएं कि आपके लिए मैं कहाँ से कौन से अच्छे एमसीक्यूज लेके आऊँ, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छे एमसीक्यूज हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आपको आपके साथ वो वाले एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी, उनकी डिटेल डिस्कस करूँगी। तो चलें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।